तो नमस्कार दोस्तों, रियल ग्लोबल स्टडीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमने हिस्ट्री का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, क्लास 12th का पहला बुक का। हिस्ट्री का टोटल 3 बुक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। तो पहला बुक का पहला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। चैप्टर 2 हिस्ट्री का ये पार्ट 1 वीडियो है। इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो पहले हम पार्ट 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हम जान लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, तो हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई। अब इसका नाम वैदिक सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि ये टाइम में ही ऋग्वेद लिखा गया था। क्योंकि ऋग्वेद ये टाइम में लिखा गया था, इसीलिए इसका नाम वैदिक सभ्यता पड़ गया। वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा बसाई गई सभ्यता थी। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। जैसे हड़प्पा सभ्यता में हमने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, वैसे ही ये जो वैदिक सभ्यता है, जो कि हड़प्पा सभ्यता के बाद आई है, वो एक ग्रामीण सभ्यता है। इसका काल 1500 से 600 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। वैदिक सभ्यता जो आर्यों द्वारा बसाई गई थी, उनकी भाषा संस्कृत थी। संस्कृत और इस समय में ऋग्वेद लिखा गया था। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि इसका नाम वैदिक काल इसलिए पड़ा क्योंकि यही समय में ऋग्वेद लिखा गया था। इसी के कारण इसका नाम वैदिक काल पड़ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ निकाल लिया। आरंभिक अभिलेखों तथा सिक्कों में इन्हीं लिपियों का उपयोग किया गया था। अब आपको लगेगा ये अभिलेख ये क्या है? अभिलेख का मतलब, तो अभिलेख का मतलब आपको बताएंगे अभिलेख क्या होता है। पहले आप ये याद रखिए कि आरंभिक अभिलेख तथा सिक्के में इन्हीं लिपियों का उपयोग किया गया था। अभिलेख क्या, आपका मन में ये आ रहा होगा, तो अभिलेख के बारे में हम बताएंगे। जेम्स प्रिंसेस ने पता लगा लिया कि अधिकतर अभिलेखों और सिक्कों पर पियदस्सी लिखा गया है। अब ये पियदस्सी क्या है? तो पियदस्सी का अर्थ होता है मनोहर मुखाकृति वाला राजा। मनोहर मुख आकृति वाला राजा। यही अधिकतर अभिलेखों और सिक्कों में यही चीज़ लिखा गया था, पियदस्सी। कुछ अभिलेखों में राजा का नाम अशोक भी लिखा गया था, क्योंकि अशोक जो थे वो बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे। अशोक द ग्रेट हम लोग आज भी बोलते हैं। तो अशोक उस समय के बहुत पॉपुलर राजा थे, बहुत प्रसिद्ध राजा थे, इसलिए शायद बहुत सारे अभिलेखों में राजा अशोक का नाम लिखा गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो अभिलेख है, ये अभिलेख ये क्या है, मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो अभिलेख है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पत्थर, धातु तथा मिट्टी के बर्तन पर खुदे हुए लेख को अभिलेख कहा जाता है। अभिलेख का पहले मैं फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये अभिलेख है, ये जो पूरा है ये अभिलेख। तो इसमें क्या लिखा गया है तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आप ये समझिए कि जैसा मैंने आपको बताया, पत्थर, धातु या मिट्टी के ऊपर खुरच कर लिखे गए शब्दों को अभिलेख कहते हैं। तो ये देखिए, ये या तो ये पत्थर है, या फिर ये मिट्टी से बनाया गया, या फिर ये कोई धातु है, उस पर देखिए खुरच खुरच के ये शब्द लिखे गए हैं। इसी को अभिलेख कहते हैं। आप सिर्फ इतना याद रखिए। जो भी व्यक्ति अभिलेखों को बनवाते थे, उनमें उन लोगों की उपलब्धियां, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य तथा उनके विचार को लिखा जाता था। अधिकतर अभिलेख राजाओं के क्रियाकलाप, विजय अभियान तथा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा देते थे। कुछ अभिलेख में इनके निर्माण की तारीख भी मिली है। तो अब जिन अभिलेखों में निर्माण की तारीख मिल गई है, उसमें इतिहासकारों को बहुत मदद मिलती है कि कब ये अभिलेख लिखा गया है। लेकिन जिसमें तारीख नहीं मिली, चूँकि ये कुछ ही अभिलेख में तारीख मिली है, लेकिन जिसमें जो अभिलेख में तारीख नहीं मिली है उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। उसमें पता लगाना पड़ता है कि यह अभिलेख आखिर कब का है। लेकिन जिसमें तारीख लिखी गई उसमें अपने आप पता चल जाता है। तो प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। अब ये प्राकृत भाषा क्या है? तो प्राकृत भाषा है जो है वो है आम जनता की भाषा थी। प्राकृत भाषा जो थी वो आम जनता की भाषा थी। उस समय की जो आम जनता थी उनकी ये प्राकृत भाषा थी। जैसे हम लोगों का भी प्राकृत भाषा हिंदी बोल सकते हैं, वैसे उस टाइम के
प्राकृत भाषा जो थी, प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। इसके अलावा यानी प्राकृत भाषा के अलावा तमिल, पाली और संस्कृत जैसी भाषाओं के शब्द भी अभिलेखों में मिले हैं। अभिलेख के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। जैसे हम पॉलिटिकल साइंस अगर पढ़ते हैं तो उसमें हम राजनीतिक का ज्ञान लेते हैं, राजनीतिक का अध्ययन करते हैं, तो उसे राजनीतिक शास्त्र कहा जाता है। वैसे ही अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। जनपद और महाजनपद के बारे में अभी हम जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं जनपद क्या है। जनपद जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला तो जन, दूसरा पद। तो आप खुद ही अर्थ लगाइए, जन मतलब क्या होगा। जन मतलब लोग, और पद मतलब पैर, यानी जहाँ लोग के पैर पड़ गए हो, तो अर्थात जहाँ लोग आकर बस जाए, ऐसे क्षेत्र को लोग जनपद कहते हैं। जहाँ लोग निवास करते हो, जहाँ लोग बस जाए आके, उसे लोग जनपद कहते हैं। एक तो होता है जनपद, दूसरा होता है महाजनपद। लगभग 2500 वर्ष पूर्व कई जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। जैसे हमारा भी है नगर और महानगर। जो नगर छोटा होता है उसे हम नगर कहते हैं, और जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत बड़ा नगर हो जाता है, उसे हम महानगर कहते हैं। जैसे भारत में भी 4 महानगर है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। नगर तो बहुत सारे हैं लेकिन महानगर सिर्फ 4 ही हैं, क्योंकि ये जो 4 महानगर हैं वो बहुत बड़े हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं और बहुत ही ज़्यादा डेवलप है, इसीलिए इसे महानगर बोला गया। वैसे ही उस टाइम में भी एक होता था जनपद, एक हो जाता था महाजनपद। जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते थे, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाते थे, बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते थे, उसे महाजनपद बोलते थे। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। इन राजधानियों की किलेबंदी की गई थी। किलेबंदी मतलब राजधानी को चारों बगल से दीवारों से घेर दिया गया था, उसे ही किलेबंदी कहते हैं। किलेबंद राजधानी का रखरखाव सेना तथा नौकरशाहों द्वारा किया जाता था। तो ये जो चारों बगल से जो दीवार से घेरा गया था, इसका जो रखरखाव था वो सेना और नौकरशाहों के द्वारा इसका जो सिक्योरिटी था वो किया जाता था। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्य में कई लोगों का समूह शासन करता था। तो आपको लगेगा ये गण और संघ नया क्या आ गया है, ये गण क्या है और ये संघ क्या है। चलिए इसको जानते हैं, ये गण और संघ क्या है। तो गण जो है, गण शब्द का प्रयोग कई सदस्य वाले समूह के लिए किया जाता है। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्य वाले समूह के लिए किया जाता है, यानी बहुत सारे जो सदस्य हैं उसका जो समूह होता है उसे हम गण कहते हैं। और संघ जो है, संघ शब्द का प्रयोग किसी संगठन या सभा के लिए किया जाता है। जैसे मैंने अभी जनपद और महाजनपद के बारे में बताया, तो टोटल जो है वो 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध और जैन धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है, जिसमें मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ। मगध, गांधार, वज्जी, कौशल, कुरु, पांचाल, अवंती और भी बहुत सारे हैं। टोटल 16 महाजनपदों का उल्लेख मिला है बौद्ध और जैन धार्मिक ग्रंथों में, जिसमें मैंने आपको कुछ का नाम बता दिया। मगध, गांधार, वज्जी, कौशल, कुरु, पांचाल, अवंती। इन महाजनपदों का नाम कई बार मिलता है। भगवान महावीर तथा भगवान बुद्ध इन्हीं गण से संबंधित थे। ये जो महाजनपद है इनका नाम बहुत बार मिलता है बौद्ध और जैन धार्मिक ग्रंथों में। और भगवान महावीर जो थे और भगवान बुद्ध जो थे, बौद्ध और जैन के जो भगवान जिन मानते हैं वो लोग, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गण से संबंधित थे। 6ठी शताब्दी एक परिवर्तनकारी काल। इसमें क्या क्या परिवर्तन आया उसके बारे में हम जानते हैं। 6ठी शताब्दी में 6ठी शताब्दी में आरंभिक राज्यों का उदय हुआ, नगरों का उदय हुआ, लोहे का बढ़ता प्रयोग, लोहे का बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लगा, सिक्कों का विकास, बौद्ध और जैन दार्शनिक विचारधाराओं का विकास,
ब्राह्मणों द्वारा धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना। धर्मशास्त्र के अनुसार, धर्मशास्त्र जो ब्राह्मणों द्वारा रचा गया था, तो वो ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रिय ही राजा बन सकते हैं ऐसा उसमें लिखा गया था। राजा का काम किसानों, व्यापारियों तथा शिल्पकार से कर तथा भेंट वसूलना था। धीरे धीरे कुछ राज्य अपनी स्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र बनाने लगे थे। जैसा मैंने आपको बताया 16 महाजनपदों का उल्लेख मिला है, तभी 16 महाजनपद थे। तो 16 महाजनपदों में जो प्रथम था, जो फर्स्ट पे आता था, जो सबसे ज़्यादा डेवलप था, वो मगध था। तो मगध जो है वो कहाँ था? मगध बिहार में स्थित था। हमारे बिहार में मगध स्थित था। मगध 6ठी से 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। इसके शक्तिशाली होने का क्या कारण था? तो इसके शक्तिशाली होने के पीछे कई कारण थे। जैसे उपजाऊ भूमि थी जिससे अच्छी फसल होती थी, लोहे की खदान उपलब्ध थी। आपको लगेगा कि बिहार में लोहे का खदान कहाँ से आ गया भाई, जब मगध बिहार में था। तो बिहार मतलब कि झारखंड और बिहार तो उस समय एक ही था ना। झारखंड को ही बिहार झारखंड तो बाद में 2000 में अलग हुआ था ना झारखंड। हाँ, 2000 में झारखंड अलग हुआ है। पहले तो बिहार झारखंड एक ही था। तो झारखंड में लोहे का खदान था तो इसीलिए उसे बिहार ही बोला जाता है। तो लोहे की खदान उपलब्ध थी, लोहे के औजार तथा हथियार बनाना आसान था, जंगलों में हाथी उपलब्ध थे, सेना में हाथियों को शामिल किया जाता था। ये जो जंगलों में हाथी थे इसका उपयोग किया जाता था सेनाओं में इसका इनको शामिल किया जाता था लड़ाई के लिए। जैसा कि आप लोग जैसे महाभारत देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे हाथी पे बैठ के लड़ाई करने जाता था। आजकल तो टैंक वैंक आ गया है, पहले हाथी घोड़ा पे ही जाया जाता था। गंगा और इसकी उपनदियों से आने जाने का रास्ता आसान और सस्ता था। मगध प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था। प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था मतलब यहाँ बाढ़ सब नहीं आते थे, आंधी तूफान भूकंप सब यहाँ बहुत कम आते थे, इसीलिए इसे मगध को प्राकृतिक रूप से सुरक्षित बोला गया। मगध में योग्य तथा शक्तिशाली शासक थे। जैसे कुछ शासकों के नाम हैं: बिंबिसार, अजातशत्रु, महापनानंद। इन शासकों की बेहतर नीतियों के कारण मगध इतना समृद्ध बन गया। प्रारंभ में राजगाह का मगध की राजधानी होती थी। राजगाह जो था पहले मगध की राजधानी होती थी, लेकिन बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया गया। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया गया। पाटलिपुत्र यानी पटना जो है, पटना को ही पाटलिपुत्र पहले कहते थे। पहले पटना का नाम पाटलिपुत्र था। तो पटना का राजधानी मगध को 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी राजधानी पटना को बनाया गया था, यानी उस समय के नाम से बोले तो पाटलिपुत्र को बनाया गया था। मगध साम्राज्य 321 से 185 BC तक। धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। चाणक्य को विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य भी कहा जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। इनका शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। जैसे चाणक्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र जैसे चाणक्य लिखा था, मैंने आपको बताया था। तो चाणक्य द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देता है। अर्थशास्त्र में राजनीति तथा लोक प्रशासन का वर्णन मिलता है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, ये मेगास्थनीज जो है यूनानी राजदूत, इन्हीं के द्वारा इंडिका लिखी गई। इसमें मौर्य साम्राज्य का वर्णन करते हैं। पुराणों से मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में यह बताया गया है कि किस प्रकार से चाणक्य नीति के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को समाप्त करके मौर्य साम्राज्य स्थापित किया। ब्राह्मण ग्रंथ तथा धर्म शास्त्रों से उस समय के
समाज तथा उनके नियमों का वर्णन मिलता है। मौर्य काल के प्राचीन भवन तथा स्तूप से जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य कालीन मृत भांड उसे मौर्य इतिहास की जानकारी मिलती है। पत्थर पर लिखे अभिलेख मौर्य काल की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। मौर्य काल की मूर्तिकला मौर्य इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये सब मौर्य काल को जानने का स्रोत है। अब मौर्य साम्राज्य में प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं। तो मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे और राजधानी और 4 प्रांतीय केंद्र थे। तो इसकी राजधानी जो है मैंने आपको बताया पाटलिपुत्र, जिसे हम पटना कहते हैं। इसके 4 प्रांतीय केंद्र जो है वो ये है: तक्षशिला, उज्जयिनी, तोसली, सुवर्णगिरी। अशोक के अभिलेखों के अनुसार पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तरांचल तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण मिले। तक्षशिला और उज्जैन दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे। स्वर्णगिरी कर्नाटक साम्राज्य के उचित संचालन के लिए जमीन और नदी दोनों मार्गों से आना जाना बना रहता था। राजधानी से प्रांत तक जाने में कई सप्ताह या महीना का समय लगता होगा। ऐसे में यात्राओं के विश्राम तथा खान पान की व्यवस्था की गई होगी। सुरक्षा का कार्य सेना को सौंपा गया होगा, ऐसा इतिहासकार अनुमान लगाते हैं। इसका कोई क्या बोलते हैं वो साक्ष्य नहीं मिला, ऐसा अनुमान से बताया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी बहुत जल्द आएगा, जिसमें हम मौर्य साम्राज्य के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता के बारे में और ज़्यादा जानने को हमें मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।